हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंतपुरी। तो इस वीडियो में मैं पॉलिटी का चैप्टर कवर करने वाला हूँ, नेचर एंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एंड इसके अलावा आपको मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और फिर हिस्ट्री में मेडाइवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट, इसके मैक्सिमम 4 चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो आपको इन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इन वीडियोज को देख सकते हो। एंड ये जो मैं वन लाइनर कवर करने वाला हूँ, ये वन लाइनर की बुक से है, जो कि एनसीईआरटी का जिस्ट है, कह सकते हो निचोड़ है, क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी बुक्स है, और महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा लिखा गया है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉमिनक्लेचर ऑफ नेशन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज। नॉमिनक्लेचर ऑफ नेशन, आपको बताना है कि नेशन का जो नॉमिनक्लेचर है, नाम है, कैसे लिया गया है। क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, आप शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन का आप लाइन पर होगे तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हैज बीन एडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नेंस का कौन सा फॉर्म एडॉप्ट करा गया है? कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो, लेजिस्लेटिव इंजॉयज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखो लेजिस्लेचर जो होता है ना, जो एग्जीक्यूटिव होता है यहाँ, ठीक है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति क्या होना पड़ता है? रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो क्या है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, नॉट टू बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और ये लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते, जैसे यूएसए में आप देख सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड दैट ऑफ ब्रिटेन इज। ठीक है, देखो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड इंडिया में भी, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आप ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म में ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते हो, जबकि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर, इट रेफर्स टू। ठीक है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल है नेचर में, अगर देखा जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंटर एंड स्टेट के बीच, एंड ये शेड्यूल 7 कहता है। शेड्यूल 7 क्या कहता है? इसमें लिस्ट का ये एक सेकेंड, हाँ, लिस्ट का ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है शेड्यूल 7, जिसमें कहता है स्टेट लिस्ट होगा, यूनियन लिस्ट होगा एंड कंकरेंट लिस्ट होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, अब देखो, अगर आप देखना चाहो कि ठीक है मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, अगर कहा जाए कि हम लोग इतनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके मेजर फीचर्स क्या हैं? ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका मेजर फीचर क्या है कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ठीक है, सबसे लंबा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें जब लिखा ही जा रहा था तभी 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। समझ में आ रहा है ना? और इतना होने का वजह क्या था कि देखो इंडिया के लिए, इंडिया में टोटल अभी देखो तो जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था। क्या था? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के समय दुनिया के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने ऑलरेडी लेसन्स लिए थे। ठीक है, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत चीज़ों को निकाल के ले आए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सर BN राव के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, वो दुनिया में घूमते थे और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के वहाँ से अच्छे चीज़ों को ले आते थे उठा के। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लेंथीएस्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि डिराइव फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GOI 1935। ठीक है, देखो एक तो सबसे पहले कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है, जैसे USA से, अफ्रीका से। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी। तो देखो कहा जाता है, इवन कहा क्या जाता है, फैक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अप्रॉक्स 70% हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडिया के जो लोग थे ऑलरेडी क्या थे? इंट्रोड्यूस थे। ठीक है, वो जानते थे कि गवर्नेंस कैसे काम कर रहा है या दिस दैट जो भी थी। ठीक है,
जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में मेंशन थी, तो लोग ऑलरेडी इससे परिचित थे। तो अब कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, फिर उन्हें लोगों में बताना, ठीक है, इट वाज क्वाइट टफ। और आप इमेजिन कर लो कि 1947 के समय हमारी लिटरेसी कितनी थी। इवन आज इतनी लिटरेसी होने के बावजूद भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना आती है आप खुद से पूछ लो, ठीक है। अब आप इसी से उम्मीद करो कि 1947 में क्या ही सीन रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से लोग जानते थे, तो बोला गया चलो ठीक है, इसी से मैक्सिमम चीज को, इवन वो मतलब इंडिया में ऑलरेडी क्या था, एक्सरसाइज करी जा चुकी थी वो सब लॉ को, इसलिए 1935 से ज्यादा लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर फीचर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर कंबाइंड विथ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। यहां देखोगे कि पावर का सेपरेशन तो है कि जुडिशियरी अलग फंक्शन करेगा, लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, लेकिन सब पे एक दूसरे ना, मतलब लेजिस्लेटिव कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर रहा है या चेक एंड बैलेंस बना रहा है, ठीक है। उसी तरह जुडिशियरी भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पे चेक एंड बैलेंस कर रहा है। तो देखो सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन क्या है, चेक एंड बैलेंस भी है। उसके बाद पार्शियली रिजिड है एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल है। पार्शियली रिजिड क्या है, कुछ कुछ तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं, और कुछ कुछ स्पेशल मेजोरिटी से, और कुछ अमेंड होंगे ही नहीं, जैसे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि डेमोक्रेसी होगा, रिपब्लिकन होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक फीचर है, और ये सब अमेंड नहीं हो सकता है। तो पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है। और मेजर फीचर क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेजर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज अ फेडरेशन और अ कॉन्फेडरेशन। आपको बताना है, दो वर्ड है, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। मैं पिछले वीडियो में फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन का मतलब बताया था, ठीक है। तो अब बताओ क्या है, फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन है? तो ये फेडरेशन है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन बहुत ही लूजली पैक्ड स्टेट्स का कह सकते हो आप यूनियन होता है, ठीक है। मैं वैसे आगे आपको फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन का मतलब बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट कर लो। चलो देखो, व्हाट इज मेंट बाय पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब क्या है, तो क्या है कि इट प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट बाय द बोथ सिंपल एंड स्पेशल मेजोरिटी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हो, तो देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से जो अलग रखा गया है, इसे क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट इज मेंट बाय चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस से क्या समझते हो, तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हो, चेक्स एंड बैलेंस कर सकते हो। इवन मैं थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन किया था। देखो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। जुडिशियल सुप्रीमेसी का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट इट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसको कहते हैं गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फाइनल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, ठीक है। इसीलिए इसको जुडिशियल सुप्रीमेसी कहते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर ना तो एग्जीक्यूटिव के पास है, ना तो लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है। ये किसके पास है, जुडिशियरी के पास है, इसलिए जुडिशियल सुप्रीमेसी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हु कॉल्ड डायरेक्टिव पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको किसने कहा था, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज नेशनल एंथम जन गण मन फर्स्ट सॉन्ग, ठीक है। पहली बार जन गण मन कब गाया गया था, तो कलकत्ता सेशन 1911 में, ठीक है। 1911 के कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता सेशन में, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखो अगर इंडिया की बात करी जाए तो इसमें इसका जो है यूनिटरी टाइप का दिखता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनिटरी कहने का सेंस क्या कि एकात्मक, मतलब एकाधिकार टाइप का दिखता है कि सेंटर का बहुत ज़्यादा अप्रोच है स्टेट्स पे और सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरह मतलब एक देखा जाए तो इंडिया तो एक टाइप का फेडरेशन है, ठीक है, जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूनिटरी क्यों है, तो इसका आप देख सकते हो किस किस बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फील होता है, या फिर सिंपली अगर एग्जाम में आ जाए कि यूनिटरी फीचर्स क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहे और बोले कि इसमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लो कि यूनिटरी फीचर कौन कौन से हैं। तो देखो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, IAS IPS IFS ये सब क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। UPSC का जो CSC लेवल का एग्जाम होता है ये सब का, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट विथ अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। मतलब क्या कि देखो ये अगर सेंटर चाहे तो स्टेट को तोड़ के छोटे छोटे स्टेट्स बना सकता है, ठीक है। जैसे यूपी को तोड़ा तो क्या बनाया, उत्तराखंड भी बनाया, ठीक है। बिहार को तोड़ा तो झारखंड बनाया, ठीक है। आप समझ सकते हो इससे। तो देखो स्टेट टूट सकते हैं, क्या स्टेट टूट सकते हैं, लेकिन यूनियन कभी नहीं टूटेगा, यूनियन कभी नहीं टूटेगा। इसी वजह से यूनियन को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन।
और जबकि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिटरी फीचर है, मतलब सेंटर इसमें भी दिखता है कि ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, सिंगल सिटीजनशिप भी है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, इन सब वजहों से क्या पता चलता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनिटरी बियास्ड है। ठीक है, अच्छा फेडरल फीचर देख लेते हैं यहीं पे, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, जुडिशियली इंडिपेंडेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स है। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी भी है। तो जब हम फेडरल की बात कर रहे हैं तो रिजिडिटी देखेंगे, क्यों, क्योंकि फेडरल फीचर ही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना। ठीक है, जैसे हम लोग का देखो, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक 115 बार के आसपास अमेंड हो चुका है। कितना, 115 बार के आसपास, जबकि वही यूएसए को देखोगे जो 1780 के आसपास से अपना कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा है, मात्र 32 बार के आसपास इसका क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। सोच के देखो कितनी मतलब डिफरेंस है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। ठीक है, मतलब उसको अमेंड करना इतना आसान है नहीं, जबकि इंडिया का रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो फेडरल फीचर में देखेंगे तो क्या देखेंगे, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, फेडरल फीचर हो गया। ठीक है, चलो आपको अब बताना है द स्टैंडर्ड पीरियड फॉर नेशनल एंथम स्टैंड्स फॉर। ठीक है, नेशनल एंथम के लिए स्टैंडर्ड पीरियड कितना है, 52 सेकेंड्स है। ठीक है, देखो, ओइंग टू द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड जर्गन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज ऑफन टर्म्ड एज लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, देखो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी पढ़ने चलोगे, ठीक है, मतलब बेयर एक्ट उठाना और उसको पढ़ने चलना, आपको इतने टफ टर्म दिखेंगे। ठीक है, कि आप सोचोगे कि इतना टफ टर्म क्यों दिया हुआ है, तो रीजन आपको पता चलेगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मिंग फादर्स थे, ठीक है, इसको जो बना रहे थे, वो सब मैक्सिमम उसमें से तो लॉयर्स ही थे। ठीक है, तो अब बताओ लॉयर्स की भाषा में वो अपना ही टर्म डालेंगे ना, समझ में आ रहा है। इवन कि देख लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी तो एक लॉयर ही थे। ठीक है, तो देखो इन लोगों ने अपने लेवल पे डाल दिए थे वर्ड को, इसलिए कहा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एडवोकेट्स का पैराडाइज है। ठीक है, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, तो ये लॉयर्स का पैराडाइज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, किन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड कर सकते हो, मिश्रण है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, किसने कहा था, तो केसी वेरे ने कहा था। किसने कहा था, केसी वेरे ने कहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, हु इज द बेसिक व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द वास्टनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक रीजन क्या है जो इतना वास्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिक रीजन क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स दोनों के लिए क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेड लेस इंपॉर्टेंस टू द इंटरेस्ट एंड वैलर ऑफ माइनॉरिटीज, द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। ठीक है, देखो एक किसी फेमस व्यक्ति का स्टेटमेंट है कि मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेड लेस इंपॉर्टेंस टू द इंटरेस्ट एंड वैलर ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, किसका है, किसका है, आइवोर जेनिंग्स का है। ठीक है, किसका है, आइवोर जेनिंग्स का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, हु मेड द स्टेटमेंट दैट इंडिया हैपेंस टू बी क्वासी फेडरल स्टेट। ठीक है, क्वासी मतलब होता है आधा या फिर कह लो अधूरा, आधा अधूरा, तो ये अर्ध फेडरल स्टेट है। ठीक है, आधा फेडरल स्टेट है। तो इस ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था, किन्होंने दिया था, ये भी केसी वेरे नहीं बोले थे। ठीक है, अब देखो आ गया, मैं बोला था कि मैं आपको फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन में मतलब बताऊंगा। तो देखो फेडरेशन का क्या मतलब होता है, देखो फेडरेशन इज द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर यूनिट्स और स्टेट, जबकि कॉन्फेडरेशन इज अ लूज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, इन फेडरेशन स्टेट्स नॉर्मली डू नॉट हैव राइट टू सेसेट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, इन कॉन्फेडरेशन स्टेट हैव राइट टू सेसेट इज CIS USSR ईस्टवाइल, मतलब जो पहले था। अब देखो आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं समझाता हूँ। देखो जब छोटे छोटे स्टेट्स क्या करते हैं, अपने किसी बड़े से ड्रीम को अचीव करने के लिए जब एक यूनियन बना लेते हैं, एक सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये फेडरेशन जब बनाते हैं तो अपने कुछ पावर्स को लूज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ पावर्स को लूज करते हैं, जैसे करेंसी पे जो करेंसी जो इनका पावर था, इस पे कानून बना सकते थे। देखो अगर आपको यहाँ पावर में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये समझो कि आपके पास अगर पावर है कि आप यूपी से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकते हो, बात समझना, यूपी से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकते हो, तो आप ये समझो कि ये आपका पावर है। क्या है, पावर है, यूपी में आपका पावर चलता है। ठीक है,
तो इसी तरह करेंसी पे आप कानून बना सकते हो। क्या? करेंसी पे कानून बना सकते हो, मतलब ये आपका पावर है, ठीक है। तो ये सब पावर किसके पास होता है? स्टेट्स के पास होता है। तो इन स्टेट्स ने क्या करा कि अपने अपने कुछ कुछ पावर्स को निकाल के, जैसे करेंसी को निकाल दिया, ठीक है, डिफेंस को निकाल दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स को निकाल दिया, ठीक है, और इनको निकाल के एक सेंटर को दिया, बोला कि ले बेटा तो इस पे कानून बनाना और हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे, ठीक है। तो सबने बोला ठीक है। अब क्या बन गया? सेंटर बन गया। तो इसी को क्या कहेंगे कि फेडरेशन बन गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मल सा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसकी वजह से एकदम सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि हम लोग क्या क्या, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। अब देखो तो ये क्या है? ये टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, कोई भी आसानी से इसमें से नहीं निकल सकता है। जैसे आप यूएसए को देख लो, ठीक है, ये क्या है? एक फेडरेशन है। इंडिया को देख लो, ये भी एक तरह की क्या है? फेडरेशन है। अब बताओ इनमें से कोई भी स्टेट आसानी से बाहर जा सकता है क्या? इंडिया में तो सपना भी देखना बेकार है, यूएस में भी जा भी सकता है लोग, लेकिन आसानी से नहीं। लेकिन यहीं पे आता है एक वर्ड कॉन्फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेशन, जैसे यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, ये भी देखो कॉन्फेडरेशन ही था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अक्सर सुनते होंगे यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन था, ठीक है। अभी आप रिसेंट में सुने होंगे कि 2020 के जनवरी के आसपास में ब्रिटेन इससे एग्जिट कर गया, मतलब निकल गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते थे ब्रिटेन एग्जिट, सॉरी ब्रेक्जिट कहते थे, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट आप सुने होंगे न्यूज में बहुत सारा, ठीक है। तो देखो ना कितना आसानी से वो निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब इधर से यूएसए से कोई मान लो कैलिफोर्निया निकल के दिखाए तो इतना आसानी से निकल भी नहीं सकता है ना, ठीक है। तो यही बेसिकली यही डिफरेंस है कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन में, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हु टर्म्ड इंडियन यूनियन एज कोऑपरेटिव फेडरेशन? इंडियन यूनियन को किन्होंने कोऑपरेटिव फेडरेशन कहा था, ठीक है, मतलब कि सब सहयोग करके। तो ये भी कौन थे? ग्रैनविले ऑस्टिन थे, ठीक है, जी ऑस्टिन कह सकते हो, ग्रैनविले ऑस्टिन थे, ठीक है। अब देखो अभी तक 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डन टिल नाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो ये घटते बढ़ते रहता है। चलो अभी हम लोग क्या देख लेते हैं? प्रीएम्बल के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये प्रीएम्बल याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रीएम्बल याद है ना तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है आसानी से, ठीक है। क्योंकि प्रीएम्बल तो सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजंस ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हर बी अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज सो इजी, ठीक है। मैं जब इसको याद करता था तो बस हम लोग शर्त लगाते थे कि एक सांस में कौन बोल देगा, ठीक है, कि एक बार सांस लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल हिज सिटीजन। तो ऐसे एक सांस में बोल देना था, ठीक है। तो या इट इज पॉसिबल, यू कैन, तो इसको याद कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। When was the objective resolution introduced in the Constituent Assembly? ठीक है, when was the objective resolution introduced in the Constituent Assembly? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस करा गया था? तो कब करा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब करा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? तो क्या है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? तो कौन करता है? प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसी में तो लिखा हुआ है ना सेक्युलर। अब देखो आपको बताना है, ये मैं ऑलरेडी पॉलिटी के पहले वीडियो में ही सोर्सेस सारा बता चुका था। तो अभी आपको बताना है कि हम लोग यूएसएसआर से क्या लिए हुए हैं, तो आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हुए हैं? तो रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कह सकते हो कि एक घी निकला था, ठीक है, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही देन है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं? तो प्रीएम्बल लिए हैं, ठीक है, जुडिशरी वगैरह भी लिए हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मतलब पार्टिकुलरली हम लोग क्या लिए हैं, जो ये इसमें लिए हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल में जो चीज़ हम लोग लिए हैं दूसरे कंट्री से वो मैंने यहाँ बताया, ठीक है, कि यूएसएसआर से आइडियल ऑफ जस्टिस, फ्रेंच से रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड अमेरिकन से प्रीएम्बल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेक्युलर इन इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है। देखो सेक्युलर का यूरोपियन कंट्रीज है या फिर वेस्टर्न नेशन है, ये अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन हम लोग के लिए ये डेफिनेशन अलग है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंडियन कंटेक्स्ट में सेक्युलर का क्या मीनिंग है। तो इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड नो स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ द स्टेट विथ एनी रिलीजन, ठीक है, कि राज्य जो है ये हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करेगा और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा या फिर ऐसा वैसा जो भी, ठीक है।
तो देखो अगर हम लोग प्रीएम्बल को देखें, ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ स्टेट इसमें क्या दिया हुआ है, तो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होगा। ये क्या है, नेचर ऑफ स्टेट की, स्टेट कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, मतलब अथॉरिटी क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एम, ठीक है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 नवंबर 1949 था ना इसमें कि दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 हर्वी अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया एज अ रिपब्लिक रेफर्स टू, इंडिया एज अ रिपब्लिक रेफर्स टू, तो नो हेरिडिटी रूलर इन इंडिया, एब्सेंस ऑफ मोनार्की, मतलब कहने का सेंस क्या, देखो अक्सर पूछा जाता है ना कि रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, तो रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि नो हेरार्की, ठीक है। नो हेरार्की मतलब क्या, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो सीट होगा ये क्या होगा, इलेक्टेड सीट होगा, ठीक है, इलेक्टेड सीट होगा एंड हर 5 साल पे ये बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिपब्लिक का मतलब है नो हेरिडिटी रूलर इन इंडिया, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इज इंसरिंड इन द प्रीएम्बल, क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इज इंसरिंड इन द प्रीएम्बल, कितने तरह के जस्टिस इंसरिंड किए गए हैं, तो 3, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। जस्टिस लिखा था, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो वो तो लिबर्टी हो गया, ठीक है। तो देखो इंडिया अडॉप्टेड फॉर विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, शुरू में ही बताया था, तो क्या था, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव क्यों लगा, क्योंकि देखो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप हर कोई, अब आप सोच के देखो कि क्या 150-125 करोड़ लोग पार्लियामेंट में जा सकते हैं क्या, नहीं, तो वो अपना क्या भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, जिसको आरपीडी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीएम्बल वॉज अमेंडेड इन विच ईयर, देखो प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल भी अमेंड हो सकता है, इसका प्रमाण देता है कि ऑलरेडी ये अमेंडेड हो चुका है, ठीक है। तो कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, मैडम गांधी के समय 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, ठीक है, जिसमें इसमें सेक्युलर वर्ड वगैरह जुड़ा गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड वेयर इंसर्टेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन प्रीएम्बल, कौन से 3 वर्ड जुड़े गए थे, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट में जुड़ा गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हु रेफर्ड प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्स में अक्सर पूछ देता है, ठीक है। प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने कहा था, तो एन ए पालकीवाला ने कहा था, कौन कहा था, एन ए पालकीवाला ने। अब देखो एन ए पालकीवाला को एडवोकेट्स के दुनिया में, लॉयर्स के दुनिया में बादशाह कहा जाता है, ठीक है, मतलब ही वॉज अ ग्रेट एडवोकेट या लॉयर जो भी कह लो, ठीक है। चलो व्हाट इज मेंट बाय सोवरेनिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, तो देखो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, विथ नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, मतलब सिंपली इसका सोवरेनिटी का यही मतलब ही होता है, ठीक है, कि आप अपने टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर कोई भी लॉ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो, किसी भी बाहरी फोर्स का इस पे क्या होगा, मतलब कोई भी बाहरी पावर का इस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं लगेगा, ठीक है। और बाहरी कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने में भी ये अपना स्वतंत्र होगा, किसी के प्रेशर में आके नहीं बनाएगा, इसी पावर को क्या कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, द टर्म इक्वालिटी मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल आर सप्लीमेंटेड बाय विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इक्वालिटी का टर्म है ये किस आर्टिकल द्वारा सप्लीमेंट किया गया है, तो देखो आर्टिकल 14 to 18 पार्ट 3 में यहाँ क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, एंड आर्टिकल 25 to 326 एडल्ट फ्रेंचाइजीज दिया हुआ है इसमें, फिर आर्टिकल 39 हो गया डीपीएसपी, ठीक है। तो ये सब क्या है, इक्वालिटी के लिए ये सब पर्टिकुलरली दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट कलेक्टिवली रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, कलेक्टिवली कौन सा रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 15 है, 16 है, 39D है, 38(2) है, 39B है एंड 39C है, ये सब क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है, ठीक है, ये सब आर्टिकल्स। चलो
What form of socialism was adopted in India in 1976 via amendment of the parliament? ठीक है, सोशलिज्म का कौन सा फॉर्म एडॉप्ट करा गया था 1976 में अमेंडमेंट करके? तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, हमारे पास तो सोशलिज्म है लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा यहाँ पे, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म या स्टेट सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म या स्टेट सोशलिज्म जिसे कहते हैं, रेफर्स टू नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अब जैसे कि चाइना में देखोगे तो वहाँ कम्युनिस्ट सोशलिज्म, रसिया में कम्युनिस्ट सोशलिज्म फॉलो किया जाता है। ठीक है, कम्युनिज्म फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि देखो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहने का सेंस क्या कि जैसे कंपनीज हैं, ठीक है, या फिर मान लो एग्रीकल्चर हो रहा है, ये सब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनका नेशनलाइजेशन होगा, ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारे लोगों में। ठीक है, यहां समझो आप, तू जा भाई एक सेकेंड, हाँ चला गया। तो देखो मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ये कमाता है 100 रुपए और ये कमाता है 10 रुपए। अब देखो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 55 रुपए दोनों में बांट दिया गया, लो बात खत्म। तो इसी को क्या कहेंगे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोशलिज्म कहेंगे। ठीक है, मतलब देखो प्रोडक्शन कितने का हुआ, 110 रुपए का, टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, 110 रुपए का, 110 रुपए में इक्वली बांट दिया गया। ठीक है, तो क्या देखो ये सही है क्या, ये आराम से बैठ के खा रहा है, 10 रुपए अपना बनाया, ये बहुत मेहनत किया तो 100 रुपए बनाया, अब दोनों को जोड़ के इसको 55 रुपए मिला, इसको भी 55 रुपए मिला। ठीक है, तो देखो ये सब चाइना रसिया फॉलो करते हैं। देखो लेकिन अब वो बहुत हद तक नहीं है, अब ये भी कैपिटलिस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी ठीक है, समझ सकते हो आप। जबकि अगर हम लोग देखा जाए, वाइल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रेफर्स टू द मिक्स इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, इसको कहते हैं गांधीयन सोशलिज्म रादर मार्क्सिस्ट। देखो ये कम्युनिज्म और ये सोशलिज्म का कंसेप्ट किन्होंने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से गांधीयन सोशलिज्म बहुत डिफरेंट है। ठीक है, गांधीयन सोशलिज्म बहुत ही आइडियलिस्टिक है, ये आइडियल्स पे बेस्ड है, जबकि मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्ट है। ठीक है, ये कैपिटल पे बेस्ड है मेनली। ठीक है, तो आप रसिया एंड चाइना का एग्जांपल ले सकते हो अगर आपको कम्युनिस्ट एंड सोशलिज्म, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म समझना है तो। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू प्रीएम्बल, मतलब प्रीएम्बल से रिलेटेड अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन जजमेंट आए हैं। तो सबसे पहले आया था बेरूबारी यूनियन केस 1960। ठीक है, देखो बेरूबारी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो इंडिया के कुछ कुछ टेरिटोरीज थे जिनका कंट्राडिक्शन हो गया था बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उस समय पाकिस्तान हुआ करता था, तो नेहरू जी बोले थे कि ठीक है इसको दे देते हैं। लेकिन आप सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन था, प्रीएम्बल में भी मेंशन है कि देखो इसमें नए स्टेट को जोड़ा जा सकता है लेकिन इसमें से तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये बोले थे कि इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा खत्म करते हैं, दे देते हैं। तो इसी वजह से ये सब बहुत लफड़ा हो गया था। इवन बेरूबारी केस एक अच्छा खासा केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि ठीक है प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी फैसले को ओवररूल किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट ऑफ केरला वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा कि नहीं, प्रीएम्बल जो है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सॉरी प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर एक और केस हुआ था LIC केस। ठीक है, LIC केस वर्सेस शायद गुजरात स्टेट था। ठीक है, तो देखो इसमें आया था कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल मतलब होता है कि जिसको कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता है, मतलब इग्नोर ही नहीं किया जा सकता है। तो प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हो 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में क्या बोला था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती में 1973 में क्या बोला कि ठीक है प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन LIC केस 1995 में क्या बोल दिया कि इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो आप ये तीनों को याद रखना। ठीक है, अब देखो इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस जस्टिस हिदायतुल्लू रेफर्ड प्रीएम्बल एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिदायतुल्लू जो थे इन्होंने प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा था, आत्मा कहा था। ठीक है, किसमें, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में इतना ही था। इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ऑब्वियसली एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।